मैं बात करूं तो मुझे सेकंड बोर ऑर्बिट, सेकंड बोर ऑर्बिट का मतलब क्या है? पहली शेल क्या होती है? के, तो ये वाली शेल जो है क्या कर रखी है? एल, और एल के लिए अगर मैं शेल का नंबर देखता हूं तो शेल का नंबर जो है वो यहां पे कितना होता है? 2। बोर के लिए बोर्स आपकी जो तो मॉडर्न फिजिक्स का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हमने अब आज क्या सीखना है। आज जो हम बात कर रहे होंगे बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में। कल जो काम कर चुके हैं उसमें क्या पढ़ लिया हमने? एक तो आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, जिसके बेसिस पे आपने बहुत सारे पीवाईक्यूज लगाए और आपने देखा कि हर साल यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है। फिर हमने बात करी डी ब्रोगली हाइपोथेसिस की। 2 क्वेश्चन जो हैं वो लगभग हमारे ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन से बन रहे होते हैं। अगले जो काम है उसमें अगर मैं बात करता हूं तो कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं, कई बार क्वेश्चन वहां से भी आ जाता है। तो आज और क्वेश्चंस जो हैं वो हम लगा रहे होंगे और कुछ बचे हुए टॉपिक्स जो हैं वो उनको आज कंप्लीट कर लेंगे, ताकि ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन हमारा कंप्लीट हो जाए। और अगले वाली वीडियो में फिर हम काम करेंगे किसके बारे में? एटम एंड न्यूक्लियाई के बारे में। एटम से शुरुआत जो है फिर कर लेंगे। तो आज एक तरीके से कंप्लीटिंग लेक्चर है किसके लिए? ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। इससे पहले वाली वीडियो में हम जो काम कर चुके हैं वो किसके बारे में? उसमें हम काम कर चुके हैं आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, और नेक्स्ट जो काम करा था वो किसके बारे में? डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, जिनके बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो भी हम लगा चुके हैं। आज नए क्वेश्चंस जिनका लेवल कंपैरेटिवली टफर रहा होगा उसके बारे में आज बात कर रहे होंगे, ठीक है। तो ड्यूअल नेचर मैटर एंड रेडिएशन में अगर मैं बात करूं तो अब जो काम हमारे पास, या कुछ फॉर्मूले, कुछ टॉपिक्स जो हमारे पास अब रह गए हैं, उनके बारे में चर्चा अगर हमें करनी है तो वर्ड जो है सर वो हमारे पास क्या कुछ होंगे। सुनेंगे ध्यान से कि चीजें जो हैं वो आपने क्या कुछ करनी है। अब अगर हम बात करते हैं तो चीजें जो हैं वो आपके पास क्या कुछ हैं। तो एक जो वर्ड है जो आपने समझना है वो क्या, कि सर यहां पे हम एक वर्ड डिफाइन करते हैं, दैट इज योर इंटेंसिटी ऑफ लाइट। एक वर्ड जो हम डिफाइन करते हैं दैट इज योर इंटेंसिटी ऑफ लाइट। लाइट की इंटेंसिटी के बारे में हम बात कर रहे होते हैं कि लाइट की इंटेंसिटी जो है वो किसके बराबर होती है। कोई भी सोर्स है उससे जो लाइट निकल रही है उसकी इंटेंसिटी किसके बराबर होगी। ये बात अगर हम डिस्कस करना चाहें तो चीजें जो हैं वो हम याद करते हैं इसको ईट से, खाने वाले ईट से हम इसको याद कर लेते हैं, EAT। ईट से जो है वो हम इसको याद कर रहे होते हैं, और ईट से जब हम इसको याद करते हैं तो एनर्जी, एनर्जी के बारे में अगर हम बात करें तो एनर्जी जो है सर वो किस में होती है? जूल में होती है। एरिया जो है सर वो मीटर स्क्वायर में होता है, और टाइम जो है सर वो किस में होता है? सेकंड में होता है। इस तरीके से काम करना है कि इंटेंसिटी को अगर आप डिस्कस करना चाहें तो इंटेंसिटी जो है उसको हम ईट से याद करते हैं सर। एनर्जी के बारे में बात करें तो जूल, एरिया मीटर स्क्वायर में, और टाइम जो है वो किस में होता है? सेकंड में। अब ये जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड की बात अगर मैं करूं तो जूल पर सेकंड जो है सर वो किस में आता है? वोट में आता है, और वोट पर मीटर स्क्वायर हो जाता है। इस तरीके से काम जो है ना वो हमने करना है कि ये जूल पर सेकंड वोट होता है और वोट पर मीटर स्क्वायर जो है इसकी यूनिट बन जाती है, ठीक है। अब इंटेंसिटी के बारे में अगर मैं बात करूं तो इंटेंसिटी जो है वो हमें जो शो करती है, इंटेंसिटी किसके बारे में बताती है? तो अगर मैं इंटेंसिटी के बारे में बात करूं तो इंटेंसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड के, कि किसी भी सोर्स से कितने फोटॉन्स पर सेकंड निकल रहे हैं उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आपकी इंटेंसिटी। मान लो मैं 2 सोर्सेज जो हैं वो ले लेता हूं लाइट के, कि 2 सोर्स हमारे पास हैं। एक सोर्स जो है वो ये हमारे पास है, यहां से कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, इस वजह से इस वाले पार्ट को हम डील कर रहे हैं, ठीक है। 2 सोर्सेज जो हैं लाइट के, 2 सोर्स जो हैं वो हमारे पास हैं इस तरीके से। इसमें अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे फोटॉन्स की संख्या जो है वो कितनी है? मान लो 4 फोटॉन्स जो है वो निकल रहे हैं, हालांकि संख्या ज्यादा हो सकती है। और दूसरे वाला जो है उससे फोटॉन्स की संख्या जो है वो कंपैरेटिवली क्या है? 1 सेकंड में निकलने वाले फोटॉन्स की संख्या क्या है? ज्यादा। तो जिससे जितने ज्यादा फोटॉन्स निकलेंगे उसकी इंटेंसिटी उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूं तो इस वाले सोर्स की इंटेंसिटी क्या रहेगी? ज्यादा। इंटेंसिटी ऑफ दिस सोर्स, इस वाले सोर्स की इंटेंसिटी क्या है? ज्यादा। और इस वाले सोर्स के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो इस वाले सोर्स की इंटेंसिटी जो है सर वो क्या रहेगी? कम। जिस सोर्स से जितने ज्यादा फोटॉन्स पर सेकंड निकलते हैं उस सोर्स की जो इंटेंसिटी है उतनी ज्यादा हो जाती है। ये बातें जो है ना वो हमें पता है, इनके बेसिस पे काम जो है वो अब हमने करना है। कि चीजें जो है सर वो हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं इस तरीके की बातें, ठीक है, कि व्हाट इज इंटेंसिटी? इंटेंसिटी को ईट से याद करते हैं, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। एसआई यूनिट क्या है?
अगर मैं बात करूं तो इंटेंसिटी फील क्या दे रही होती है? इंटेंसिटी का मतलब है सर किससे? नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड। किसी से नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड अगर सोर्स से ज्यादा है तो सर उस सोर्स की इंटेंसिटी भी क्या रहेगी? ज्यादा रहेगी। अब अगर मैं बात करता हूं तो अगला जो काम है वो क्या, कि अगर एक मेटल सरफेस पे किसी लाइट को हमने डाला है, ये हमारे पास एक मेटल सरफेस है जिसपे हमने कोई एनर्जी या कोई लाइट जो है वो डाली है, तो एक बात जो कही जाती है कि 1 फोटोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एमिशन ऑफ 1 फोटो इलेक्ट्रॉन। एक फोटोन अंदर जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर जाएगा? बाहर निकल जाएगा। तो जितने ज्यादा फोटोन्स अंदर जाएंगे इसका मतलब उतने ही नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड भी क्या कर जाएंगे? इंक्रीज कर जाएंगे। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड ये भी क्या कर जाएंगे? इंक्रीज कर जाएंगे। जितने फोटॉन्स अंदर गए उतने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या कर जाएंगे? बाहर निकल जाएंगे। जितने फोटॉन्स अंदर बाहर निकलेंगे उतना ज्यादा क्या होगा? फोटो इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगा। उतना ज्यादा क्या होगा? फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो यहां से ये हमारा फर्स्ट लॉ भी है जिसके बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट का ग्राफ अगर इंटेंसिटी के साथ बनाया जाए तो ये हमारे पास क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक करंट है। और अगर फोटो इलेक्ट्रिक करंट का ग्राफ मैं बनाऊं इंटेंसिटी के साथ तो हमने क्या देखा? इंटेंसिटी अगर बढ़ती है तो इंटेंसिटी के बढ़ने से फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ जाता है, कि इंटेंसिटी के बढ़ने से फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो बढ़ता जा रहा है। ये काम जो है ना वो हमने करना है। इंटेंसिटी बढ़ाई तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है सर वो क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। ये काम जो है ना वो आपको पता है। ये हमारा लो नंबर 1 भी है। इसको जो है वो हम जानेंगे कहाँ पे? लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के लॉज में भी ये पोर्शन जो है वो हम डिस्कस कर रहे होते हैं। तो इस वाली स्लाइड पे अगर मैं एक बार दोबारा बात करूं तो हमने 3 बातें जो है सर पढ़ी हैं। इंटेंसिटी होती क्या है? एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। अगली बात जो सर हमने जानी है वो क्या जानी है? कि इंटेंसिटी की यूनिट क्या होती है, इंटेंसिटी की फील क्या होती है। जिस सोर्स से जितने ज्यादा फोटॉन्स बाहर निकलेंगे उसकी उतनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी, और जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी उतनी ज्यादा फोटॉन्स, जितने फोटॉन्स अंदर गए उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले, और जितने इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे उतना ज्यादा फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ये हमारा लो नंबर 1 है कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर काम जो है वो हम आगे बढ़ा रहे होंगे। इतना काम जो है ना वो आपने करना है। इस वाले काम को आपने देखा। अगला जो काम है उस पर अगर हम चलें तो नेक्स्ट जो है उसको अगर आप करना चाहते हैं तो वो वाली बातें जो हैं सर वो कैसे होंगी? ये काम हमने कर लिया। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं तो अगली जो चीजें हैं वो हमारी किससे रिलेटेड हैं? कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट को पोटेंशियल के फंक्शन के तौर पे दिखाया गया है। ये 2 ग्राफ काफी इंपॉर्टेंट हमारे लिए होते हैं, इन पे आज हम बात कर रहे होंगे। ठीक है, पहले ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन है और उसके बाद बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स जो हैं वो हम कर रहे होंगे। ये जो है सर ये हमारे पास क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, और फोटो इलेक्ट्रिक करंट को पोटेंशियल के फंक्शन के तौर पे आपने दिखाना है कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो ये जो ग्राफ था ये थ्योरेटिकल पोर्शन है, काफी बड़ा कंसेप्ट है। अभी के लिए बस मैं क्या बता रहा हूं कि ग्राफ की शेप जाती कैसी है। ठीक है, तो जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ाते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज करता है पहले, एक टाइम के बाद फिर जो है ये करंट क्या हो जाता है? सैचुरेट हो जाता है। उससे ज्यादा अगर आप पोटेंशियल बढ़ाते हैं तो करंट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा होता है। ठीक है, ऐसा ग्राफ क्यों बन रहा होता है? ये सेकंड प्लेलिस्ट में काम जो है वो आपको दिखा रखा है, जहां पे ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन में आपको सारे कंसेप्ट्स जो हैं वो बेसिक से समझाए गए हैं। अभी के लिए हमने क्या करना है, पेपर के लिए तो ये चीजें याद करनी है, तो मैं सीधा कंसेप्ट जो है बता रहा हूं। फोटो इलेक्ट्रिक करंट पोटेंशियल के साथ कैसे इंक्रीज करता है? तो पहले जो है ये कैसे होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, उसके बाद जो है ये क्या हो जाता है? सैचुरेट हो जाता है। पोटेंशियल को बढ़ाने से अब काम कर नहीं रहा है, तो घटाने से अगर मैं बात करता हूं तो जैसे जैसे आप पोटेंशियल को नेगेटिव वाली साइड लेकर जाएंगे तो एक टाइम पे जाके करंट जो है वो स्टॉप कर जाएगा, और करंट अगर स्टॉप कर जाएगा तो इस वाले पोटेंशियल को हम नाम देते हैं वी नोट, जिसको कहा जाता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या कहा जाता है इसको? स्टॉपिंग पोटेंशियल कहा जाता है। इसको जो नाम दिया गया है सर, इसको नाम दिया गया है स्टॉपिंग पोटेंशियल। इस तरीके से काम जो है ना वो हमने करना है। ये जो वर्ड है ये क्या कहलाया है? स्टॉपिंग पोटेंशियल। पहले करंट इंक्रीज कर रहा है, फिर करंट जो है वो क्या हो गया है? सैचुरेट हो गया। करंट जो है वो सैचुरेट हो गया है, तो ये जो करंट है ये क्या कहलाया है? ये करंट कहलाया है सैचुरेशन करंट। ये करंट जो कहलाया, इसका जो नाम है सर वो क्या है? सैचुरेशन करंट। और मान लो ये किसी इंटेंसिटी I1 के लिए काम कर रहे थे, और फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट जो है वो किसके बराबर थी? न्यू के बराबर। ये काम किसी भी इंटेंसिटी किसके लिए था? I1 के लिए, और जो फ्रीक्वेंसी है सर वो किसके बराबर थी? न्यू 1। अगला जो काम है सर वो हमने क्या करा कि
अब आपने इंटेंसिटी बढ़ाई तो करंट क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। करंट अगर इंक्रीज कर जाएगा तो ये क्या है, पहले इंक्रीज करेगा फिर क्या हो जाएगा, ये दोबारा से सैचुरेट। ये भी किसी फ्रीक्वेंसी किसके लिए काम हो रहा है, न्यू के लिए। इंटेंसिटी की बात करूं तो अब इंटेंसिटी कितनी है, I2। पोटेंशियल को घटाया और पोटेंशियल को घटाया तो दोबारा से स्टॉपिंग पोटेंशियल कहाँ, उसी लोकेशन पे जाके बन रहा होता है। मतलब कि अलग अलग इंटेंसिटी के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल तो क्या रहेगा, सेम। फ्रीक्वेंसी सेम थी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी जो है सर वो क्या रहा है, सेम रहा है। ये काम जो है ना वो हमने देखना है। इस ग्राफ में जो आपने चेक करना है वो क्या, इंटेंसिटी बढ़ाई तो हमारा फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो क्या कर रहा है, इंक्रीज। दोनों में अगर मैं बात करूं फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या है, दोनों लाइट की फ्रीक्वेंसी सेम थी, दोनों में जो स्टॉपिंग पोटेंशियल आया है सर वो भी क्या है, सेम। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं तो अगली जो चीजें हैं उनमें हमने क्या देखना है कि सर पहले ग्राफ क्या नेचर शो कर रहा है, पहले फोटो इलेक्ट्रिक करंट पोटेंशियल के बढ़ाने से क्या कर रहा है, इंक्रीज। फिर जो करंट है वो क्या हो रहा है, सैचुरेट हो रहा है। अब पोटेंशियल बढ़ाने से प्रभाव पड़ नहीं रहा है तो आपने जो है वैल्यू को घटाना शुरू करा, और वैल्यू को घटाना शुरू करा तो हमारा जो ये पोटेंशियल है वो कितना बन गया है, V नोट, स्टॉपिंग पोटेंशियल। एक पोटेंशियल जिसपे जाके करंट स्टॉप हो जाए या जिसपे जाके चार्ज स्टॉप हो जाए, इलेक्ट्रॉन निकल तो जाए लेकिन इलेक्ट्रॉन मूव करना बंद कर जाए, उसको जो नाम दिया गया वो क्या नाम दिया गया है, स्टॉपिंग पोटेंशियल नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये काम जो है ना सर वो हमने करा। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं तो ये बातें जो है हमें पता चल गई। फिर अगला जो काम है कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट, और फोटो इलेक्ट्रिक करंट का ग्राफ जो है वो दोबारा से हम पोटेंशियल के साथ बनाएंगे, लेकिन अब की बार चीजें जो है वो क्या चेंज कर देंगे, इंटेंसिटी दोनों की क्या कर देंगे, सेम, लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या कर देंगे, अलग अलग। इस तरीके से काम जब हम करते हैं तो व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज डिफरेंट, फ्रीक्वेंसी जो है उसको डिफरेंट करते हैं तो पहले तो ग्राफ सेम ही जाएगा, पहले इंक्रीज करेगा फिर क्या हो जाएगा, सैचुरेट। करंट अगर हम यहाँ पे पोटेंशियल घटाते हैं तो करंट जो है वो क्या करता चला जाता है, घटता चला जाता है। एक पॉइंट पे जाके जब ये करंट जीरो हो जाता है सर उसको नाम क्या दिया जाता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। मान लो यहाँ पे लाइट की इंटेंसिटी आई है और फ्रीक्वेंसी जो है सर वो किसके बराबर है, ν1 के बराबर। ग्राफ ये तो सेम ही जाएगा कि पहले जब आपका पोटेंशियल जीरो था उस टाइम पे अगर हम बात करें लाइट के डलने की वजह से करंट था कुछ भी, जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ाया इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होते हैं ज्यादा तो करंट क्या हो गया, इंक्रीज कर जाता है। फिर जो उनकी मैक्सिमम वैल्यू है वो रीच हो चुकी होती है तो करंट हो जाता है सैचुरेट। ये किसी फ्रीक्वेंसी ν1 के लिए काम था। अब अगर मैं इंटेंसिटी तो सेम रखूं लेकिन फ्रीक्वेंसी बढ़ा दूं तो ये जो ग्राफ है वो इस तरीके से हमारे पास बनता है। और अलग फ्रीक्वेंसी के लिए ये फ्रीक्वेंसी जो है इसको नाम क्या दे दिया मैंने, ν2 नाम दे दिया। इंटेंसिटी तो कितनी ही थी, I के बराबर ही थी। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूं तो ये फ्रीक्वेंसी ν1 है, वो वाली फ्रीक्वेंसी कितनी है, ν2। ठीक है। अब जो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है ये 1 के लिए है और ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है सर ये किसके लिए है, दिस इज स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर 2। ये जो काम कर रहे हैं ये स्टॉपिंग पोटेंशियल 2। मतलब कि यहाँ पे इन दोनों ग्राफ से जो कंक्लूजन निकाला गया वो क्या कि सर फ्रीक्वेंसी अलग होती है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग हो जाता है, लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी सेम होती है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या रहता है, सेम रहता है। एक जो ग्राफ था उसमें आपने जाना कि करंट किसका फंक्शन होता है, इंटेंसिटी का। जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी उतना ज्यादा क्या हो जाएगा, करंट हो जाएगा। ये बात जो है वो आपको पता है। ठीक है, इतना काम जो है वो आपने कर लिया। ये बातें जो है वो पता होनी चाहिए। इन्हीं के बेसिस पे फिर अगला काम जो है वो हम डिस्कस कर रहे होते हैं। ठीक है, ये बातें जो है वो आपने जान ली। अब कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो हमने इसके बेसिस पे लगाने हैं। ठीक है, वो क्वेश्चन जो है वो आप देख रहे होंगे। लेवल कंपैरेटिवली उनका आज ठीक रखा गया है। कल 15 क्वेश्चन जो है वो हम कर चुके थे, यहां तक के क्वेश्चन कर लिए थे। अगला जो क्वेश्चन नंबर 16 है आज यहां से शुरुआत जो है वो हम करेंगे। पढ़ें एक बार क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या कह रहा है, करने की कोशिश करें कि क्वेश्चन ने करवाना क्या चाहा है आपसे। क्वेश्चन आपने पढ़ा और सॉल्यूशन जो है वो आप करने की कोशिश कर रहे हैं कि चीजें जो है वो सर क्वेश्चन कह क्या रहा है। कंपैरेटिवली अच्छे साइड के क्वेश्चन जो है वो ये रखे गए हैं। लेवल जो है वो कंपैरेटिवली ठीक है इनका। तो काम जो है सर वो क्या करना है, चीजों पे अगर हम ध्यान दें तो इट इज डिजायर्ड टू मूव अ स्मॉल स्पेस व्हीकल 50 किलोग्राम मास। मास जो है सर वो कितना गिवन है, 50 kg मास जो है सर वो गिवन है बाई अ लैंप ऑफ 100 वोट। वोट जो है, वोट का मतलब क्या है सर कि आपको वैल्यू किसकी दे रखी है, पावर की। पावर की वैल्यू जो है सर वो कितनी है, 100 वोट। ठीक है, एमिटिंग अ ब्लू लाइट ऑफ लैम्डा। वेवलेंथ जो है सर वो कितनी दे रखी है, वेवलेंथ दे रखी है 4700 एंगस्ट्रॉम दे रखी है। इफ द व्हीकल इज इन द फ्री स्पेस यू हैव टू फाइंड आउट एक्सेलरेशन। आपने क्या फाइंड आउट करनी है,
एक्सेलरेशन जो है वो आपने फाइंड आउट करनी है कि एक्सेलरेशन किसके बराबर होगी, ये सवाल दे रखा है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन है। हालांकि एक्सेलरेशन काफी छोटी होगी क्योंकि मास जो है वो ज्यादा है और पावर जो है वो काफी कम है। मेरा जो पर्पस है वो क्या निकालना है, यहां से मुझे निकालना है कि एक्सेलरेशन क्या होगी। बेटा अगर एक्सेलरेशन निकालनी है, मास पता है, तो दिमाग में जो चीजें चल रही हैं क्या, कि किसी तरीके से अगर फोर्स पता चल जाए तो फोर्स इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। कि सर मेरा पर्पस है कि अगर किसी तरीके से मुझे फोर्स बता दोगे तो मैं यहां से क्या निकाल दूंगा, एक्सेलरेशन जो है वो मैं यहां से निकाल दूंगा। यहां तक का काम तो पता है। तो नेक्स्ट जो काम है कि सर अब दिमाग में जो आ रहा है कि किसी तरीके से फोर्स पता चल जाए। अब फोर्स और पावर में रिलेशन पता है, बिल्कुल सही बात है। आपको पता है कि पावर जो है वो होती है, सर पावर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू वेलोसिटी। वर्क एनर्जी पावर में जाना है आपने कि पावर जो है वो क्या है, फोर्स इंटू वेलोसिटी। मेरा पर्पस क्या निकालना है, फोर्स। तो ये क्या हो जाएगा, पावर डिवाइडेड बाई स्पीड। और क्योंकि यहां पे जो चीजें हैं पावर डिवाइडेड बाई वेलोसिटी, ब्लू लाइट है और लाइट की वेलोसिटी जो है सर वो हमें पता होती है, स्पीड ऑफ लाइट कितनी है 3 इंटू 10⁸ वो ये वेवलेंथ बेफालतू में दे रहा है आपको, जो वो वेवलेंथ या लाइट बता के कहना चाह रहा है कि आपको यूज करना है स्पीड ऑफ लाइट को। और स्पीड ऑफ लाइट को जब आप यहाँ पे यूज करेंगे तो चीजें जो है वो क्या हो जाएंगी, पावर कितनी है 100, वेलोसिटी कितनी है 3 इंटू 10⁸। यहां से जो आंसर आया सर वो किसका आ गया, न्यूटन। न्यूटन का मतलब आंसर किसका आ गया, फोर्स का। फोर्स का आंसर पता चल गया, यहां से आंसर किसका निकल जाएगा, एक्सेलरेशन। कि एक्सेलरेशन बराबर है, और एक्सेलरेशन किसके बराबर है, एक्सेलरेशन बराबर है फोर्स डिवाइडेड बाई मास। व्हाट इज फोर्स, फोर्स है 100 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10⁸। मास, मास सर कितना था 50 किलोग्राम। इस वैल्यू को सोल्व करेंगे बेटा, आंसर किसका आ जाएगा, एक्सेलरेशन का। कि एक्सेलरेशन जो है सर वो इतने मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कोई बात ही नहीं थी, बेसिक सा काम था कि आपको पावर से क्या निकालना है, फोर्स, और फोर्स से फिर क्या निकाल देनी है, एक्सेलरेशन। करने के बाद सवाल बड़ा आसान सा है, करने से पहले क्या हालत थी उस पर ध्यान दो। टॉपिक्स, फॉर्मूले, सारी चीजें आपको पता हो, और क्वेश्चन जो है वो एटलीस्ट इस टाइप के आपने कर रखे हो ताकि आपको मिले और आप झट से उनका आंसर निकाल दो। ठीक है, ये काम जो है वो आपने करा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है सर, अच्छे सवाल जो हैं आपके लिए, गौर करें बेटा। अगला जो क्वेश्चन है उसने क्या कहा है, अगले क्वेश्चन ने कहा है आइसोलेटेड हाइड्रोजन एटम है, एमिट्स अ फोटोन ऑफ 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपको एक तरीके से क्या दे रखी है, एनर्जी दे रखी है। एनर्जी जो है वो आपको गिवन है, और एनर्जी जो गिवन है उसमें अगर मैं बात करता हूं तो एनर्जी वाला डाटा जो है सर वो हमारे पास क्या है, आइसोलेटेड हाइड्रोजन एटम है। अरे यार, आइसोलेटेड हाइड्रोजन एटम है, ये बार बार काम जो है वो क्या है, आइसोलेटेड हाइड्रोजन एटम जिसमें फोटोन की एनर्जी जो है वो कितनी दे रखी है 10.2। आपको क्या बताना है, मोमेंटम। मतलब कि ये फॉर्मूले जो है वो मैं क्वेश्चन में ही आपको करवाने लग रहा हूं कि चीजें जो है वो आपने करनी क्या है। सबसे पहले फॉर्मूला है सर मोमेंटम का। मोमेंटम का फॉर्मूला सर यहाँ पे होता है एनर्जी डिवाइडेड बाई स्पीड। ठीक है, मोमेंटम जो है वो किसके बराबर होता है सर, यहाँ पे मोमेंटम का फॉर्मूला होता है एनर्जी डिवाइडेड बाई स्पीड। अब अगर मैं बात करता हूं तो चीजें जो है वो हमने क्या करनी है, एनर्जी डिवाइडेड बाई स्पीड। एनर्जी कितनी है 10.2। बेटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में कैसे जाते हैं, 1.6 10⁻⁻⁹ ठीक है, ये कितना था 10.2, और अगर मुझे इसको कन्वर्ट करना है तो 1.6 10⁻⁻⁹ स्पीड जो है सर वो किसके बराबर है, स्पीड बराबर है 3 इंटू 10⁸। और क्योंकि मोमेंटम है तो मोमेंटम का आंसर किस में आता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड में आता है। ये बात जो है वो आपको पता होनी चाहिए। पहला जो पार्ट है वो मैंने आपको बताया, पहले पार्ट में आपने देखा कि मोमेंटम आपने बताना है, और मोमेंटम अगर आपने बताना है तो उसका फॉर्मूला पता है, E डिवाइडेड बाई सी। एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से किस में लेंगे, जूल में। सी की वैल्यू जो है वो हमें पता होती है, और सी वाली वैल्यू जो है वो हमें पता चल गई है। इस तरीके से काम जो है वो हो रहा है। ठीक है जी, मोमेंटम ऑफ फोटोन एमिटेड जो है वो आपने बता दिया। आइसोलेटेड हाइड्रोजन एटम एमिट्स अ फोटोन, ठीक है। रिकोइल मोमेंटम ऑफ द एटम, तो बेटा आपको एक बात पता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ने क्या कहा है कि एक पूरे सिस्टम का मोमेंटम क्या रहता है, सेम। अगर एटम इतने मोमेंटम से निकला है तो उतना ही मोमेंटम नेगेटिव में किसका होगा, एटम का होगा, क्योंकि टोटल सम ऑफ मोमेंटम जो है वो क्या रहता है, कंजर्व रहता है। या चेंज इन मोमेंटम बताऊं तो चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, 0। तो सेकंड में अगर मैं बात करूंगा तो ये आंसर अगर हमारे पास क्या आया है, एक्स आया है,
तो अगर वैल्यू ही बतानी है तो वैल्यू बतानी है तो x, डायरेक्शन बतानी होगी तो क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी इस वाली के, ठीक है। क्योंकि दोनों का सम क्या होगा, दोनों का सम कांस्टेंट रहता है। पहले मोमेंटम कितना था, टोटल इनिशियल मोमेंटम 0 था, तो बाद में भी इनिशियल मोमेंटम कितना ही रहेगा, 0। तो अगर ये वैल्यू x है तो वो कितनी हो जाएगी, -x। आपसे खाली मैग्नीट्यूड पूछा है तो आप खाली क्या छोड़ दोगे, x के टर्म में। अगला जो काम है वो आपसे क्या कहा गया है उस पर ध्यान दें। मोमेंटम जो है सर वो पता चल चुका है। नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो हमने क्या बताना है, अगला कंसेप्ट बताना है काइनेटिक एनर्जी बतानी है रिकॉइल एटम की, मास ऑफ प्रोटॉन दिखा रखा है। सेकंड वाले का आंसर तो मैंने एक्स ही बोल दिया है। थर्ड वाले में अगर मैं बात करता हूं तो मुझे क्या बतानी है, काइनेटिक एनर्जी। कोई इशू ही नहीं है सर, काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला क्या होता है, p² डिवाइडेड बाई कितना, 2m होता है। कि अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी बतानी पड़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी जो है सर वो मेरे पास क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है p² डिवाइडेड बाई 2m। तो p जो है वो यहां से ही आंसर आएगा ही, 2 पता है, मास ऑफ प्रोटॉन जो है वो आपको गिवन है 1.67 10⁻⁻27, ठीक है। ये वैल्यू जो है वो x है, ये वैल्यू जो है ये भी कितनी आ जाएगी, x। और अगर मैं काइनेटिक एनर्जी बताऊंगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, p² डिवाइडेड बाई 2m। ये बातें जो है वो आपको पता है, बेसिक सा सवाल है, प्रोवाइडेड कि आपको फॉर्मूला पता है। फॉर्मूला पता है तो आप क्वेश्चन कर पा रहे हो, नहीं पता है तो आप फॉर्मूला याद करो, करना तब भी है क्वेश्चन तो आपने, ठीक है। इस तरीके से चीजें जो है सर वो हमें पता है। नेक्स्ट अगला अगर मैं काम करता हूं तो अगला जो काम है सर वो हमारे पास क्या है, पढ़ें क्वेश्चन। क्वेश्चन ने आपको क्या कहा है, व्हाट इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग इन सेकंड बोर ऑर्बिट ऑफ He पॉजिटिव आयन। इसके लिए काम जो है ना सर वो हमने करना है कि चीजें जो है वो हमारे पास क्या कुछ बन रही होंगी। इलेक्ट्रॉन के लिए ये डाटा जो है ना वो मुझे बताना है, और इस डाटा के लिए काम जो है वो हमने कैसे करना है, सोल्व करेंगे। कि डी ब्रोगली वेवलेंथ बतानी है इलेक्ट्रॉन के लिए। अब इलेक्ट्रॉन के लिए डी ब्रोगली वेवलेंथ जो है उसका फॉर्मूला तो अलग अलग पढ़ ही रखे हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन के लिए एक स्पेशली डिजाइन फॉर्मूला पढ़ा था, वो क्या था, 12.27 और डिवाइडेड बाई कितना था, √v। और ये आंसर किस में था, एंगस्ट्रॉम में। ये बात जो है ना वो मुझे पता है कि वेवलेंथ के बारे में अगर मैं बात करूं तो वेवलेंथ के बहुत सारे फॉर्मूले कल हमने पढ़े, लेकिन स्पेशली जो हमने इलेक्ट्रॉन के लिए डिजाइन करा था उसका आंसर क्या था बेटा, 12.27 √v। और ये आंसर किस में था, एंगस्ट्रॉम में। अब अगर किसी तरीके से मैं v निकाल पाया, और v जो है वो किसके लिए काम हो रहा है, हीलियम का एटम है, सेकेंड बोर स्टेट जो है उसके लिए बात हो रखी है। तो अगर मैं बात करूं तो मुझे सेकेंड बोर ऑर्बिट, सेकंड बोर ऑर्बिट का मतलब क्या है, पहली शेल क्या होती है, के। तो ये वाली शेल जो है क्या कह रखी है, एल। और एल के लिए अगर मैं शेल का नंबर देखता हूं तो शेल का नंबर जो है सर वो यहाँ पे कितना होता है, 2। बोर के लिए, बोर साहब की जो ऑर्बिटल रेडियस हैं उनके अनुसार, या अगर शेल के नंबर के अनुसार अगर आप देखें तो सेकंड ऑर्बिट जो है उसको नाम क्या दिया जाता है, एल। और उसका नंबर जो है सर, उसका नंबर जो माना जाता है वो कितना माना जाता है, 2 माना जाता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो हीलियम, हीलियम अगर है तो उसके लिए जेड की वैल्यू जो है वो कितनी मानी जाती है, 2। तो सर अगर मैं यहाँ से वैल्यू किसकी निकालना चाहूँ, एनर्जी का फॉर्मूला लगाऊं तो एनर्जी का फॉर्मूला जो है सर वो क्या होता था, माइनस का 13.6 n² या z² डिवाइडेड बाई n²। इतना आंसर जो है बेटा वो आपके पास बनता था अगर आपको याद है तो, ठीक है। नहीं याद है तो अभी हम जो है कल से एटम स्टार्ट करेंगे तो वहां से चीजें जो है वो आपकी बनेंगी। कि एनर्जी का फॉर्मूला -13.6 z² डिवाइडेड बाई n², ये करके काम है। तो ये क्या हो गया, -13.6 जेड की जगह कितना है, 2। तो 2 का स्क्वायर हो गया, डिवाइडेड बाई एन, एन की जगह भी कितना है, 2। तो 2 का स्क्वायर हो गया। इस तरीके से काम हो गया, 2 स्क्वायर तो कैंसिल ही हो गए। तो एनर्जी जो है सर वो कितनी पता चल गई, एनर्जी आ गई सर माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये तो क्या आ गई, टोटल एनर्जी आ गई। अब टोटल एनर्जी पता है तो काइनेटिक एनर्जी अगर बताऊंगा तो इसका क्या हो जाती है, जस्ट अपोजिट। टोटल एनर्जी कितनी है, माइनस का 13.6। काइनेटिक एनर्जी बताऊंगा इसका जस्ट अपोजिट, पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव करी तो ये वैल्यू तो किसकी होगी, काइनेटिक एनर्जी की। यहाँ से पोटेंशियल बताना होता है तो पोटेंशियल के लिए इलेक्ट्रॉन हटा देते हैं बस। तो पोटेंशियल जो है सर वो कितना बन जाता है, 13.6 वोल्ट। 4 कंसेप्ट जो है सवाल आपको समझा रहा है। वोल्टेज पता चल गई, यहाँ पे पुट कर लेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 12.27 डिवाइडेड बाई √v। v की जगह सर कितना है, 13.6। और ये आंसर जो है सर वो किस में आ जाएगा, एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा। ये काम जो है ना वो आपने करना है। दोबारा देखेंगे, ध्यान से समझेंगे चीजें जो है वो आपको पता क्या है। बात नंबर 1, सर सेकंड शेल बताई है। सेकंड शेल का मतलब क्या होता है, n = 2। हीलियम का एटम दिया है सर, तो जेड की वैल्यू कितनी है, 2 के बराबर है।
अगली अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रॉन के लिए डी ब्रोगली हाइपोथेसिस वाला फॉर्मूला अगर मैं लगाऊं तो वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या है 12.27 अंडर रूट वी। 12.27 ओके है। वी की वैल्यू जो है सर वो कितनी है, वो काइनेटिक एनर्जी वाले फॉर्मूले से निकलेगी। काइनेटिक एनर्जी कहां से निकलेगी, टोटल एनर्जी से निकलेगी। तो टोटल एनर्जी जो है वो क्या है -13.6 जेड स्क्वेयर डिवाइडेड बाई एन स्क्वेयर। जेड की जगह 2 का स्क्वायर, एन की जगह भी 2 का स्क्वायर, कट गया। ये आंसर किसका आ गया, टोटल एनर्जी का। टोटल एनर्जी से काइनेटिक बतानी है तो बस माइनस हटा दो, और यहां से इलेक्ट्रॉन हटा दोगे तो किसका आंसर आ जाएगा, पोटेंशियल का। पोटेंशियल पता चल गया तो आंसर किसका आ गया, वेवलेंथ का। तो वेवलेंथ जो है सर वो हमारे पास आ जाएगी। अच्छा सवाल है, ध्यान से समझें, करते हुए चलें काम को। कोई दिक्कत अगर इतने काम में लग रही है तो उसको पूछे, नहीं तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सर फिर वो क्या कहता है, सुनेंगे ध्यान से। अगला जो सवाल है सर उस पर आ जाएं, पढ़े ध्यान से। अगला जो क्वेश्चन है उसने क्या कह रखा है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो आपको गिवन है, और स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो हमने बतानी है सर कि स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो किसके बराबर होगी। ये काम जो है ना वो हमने करना है। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 मिली वोल्ट। देखें कैसे करेंगे इस सवाल को। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 मिली वोल्ट। ये काम जो है ना वो हमने करना है। सुनेंगे ध्यान से कि चीजें जो आपने क्या करनी है। क्वेश्चन करवा क्यों रहे हो सर, पिछले वाले काम की तरह है सर। पोटेंशियल जो है वो आपको गिवन है, और पोटेंशियल जो है वो हमारे पास क्या है, ये मिली है या मेगा है, ये मेगा है, कैपिटल एम लिखा हुआ है ना। यहाँ पे जो है ये क्या है 10, अगर ऐसे लिखा होता तो ये क्या होता, मिली वोल्ट होता। और अगर कैपिटल एम लिखा है तो इसका मतलब क्या है, ये मेगा। मेगा का मतलब क्या है, 10⁶। ठीक है। तो पोटेंशियल, पोटेंशियल कितना गिवन है, अच्छा सवाल है, 10 मेगा वोल्ट है। मेगा का मतलब क्या होता है सर, 10⁶, और ये आंसर किस में आ जाएगा, वोल्ट में। पोटेंशियल पता है कितना, पता है 10�৭ वोल्ट। अगर यहाँ से काइनेटिक एनर्जी में निकाल दूं तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो है सर, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, ईवी नोट हमारे पास है। ईवी करता हूं तो ये कितना हो गया, 10�7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। ऐसे करके काम बन जाएगा, ये बात तो पता ही है आपको। अब इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी से पोटेंशियल में जाना या पोटेंशियल से काइनेटिक एनर्जी में जाना बस एक इलेक्ट्रॉन का फर्क है। इलेक्ट्रॉन लगा दिया तो काइनेटिक एनर्जी, हटा दिया तो क्या रह जाता है, पोटेंशियल। ठीक है। तो इसको अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट को मैं सोल्व करने के लिए चलूं तो 10⁷ इलेक्ट्रॉन का मतलब 1.6 10⁻⁻⁻⁹ और ये आंसर किस में आ गया, जूल में। अब इस वाली एनर्जी को अगर मैं रखता हूं तो ये आंसर आ गया 1.6 10⁻⁻12 और ये आंसर किस में है, जूल में है। और इसको जब मैं हाफ एम वी स्क्वेयर करता हूं तो हाफ एम वी स्क्वेयर जो है वो कितना हो गया, 1.6 10⁻⁻19। सर इतना ही आसान सवाल था, तो आप तो टफ 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 कर रहे हो, ये तो आसान सा सवाल है बेटा। अब आगे सोल्व करेंगे तो पता चलेगा। सबसे पहली बात तो सर ये मिली वोल्ट नहीं है, ये आंसर किस में है, मेगा वोल्ट में है। ठीक है। अगली जो बात है उसके बारे में अगर मैं चर्चा करूं तो नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो क्या है कि ये मेगा वोल्ट में है तो 10⁶ तो ये 10�৭ बन गया। काइनेटिक एनर्जी क्या है, ईवी नोट है, ये 10�৭ इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करते हैं तो 1.6 10⁻⁻⁹ काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पता चल गई। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी का स्क्वायर। ये जो है मुझे हाफ पता है, मुझे क्या पता है, मास पता है, इलेक्ट्रॉन का मास पता होता है। तो यहाँ से जब मैं वेलोसिटी निकालता हूँ ना तो वो चली जाती है 10⁹ में, किस में चली जाती है, 10⁹ मीटर पर सेकेंड। अब ये तो स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा होगी सर। अब स्पीड ऑफ लाइट से लाइट इलेक्ट्रॉन की स्पीड ज्यादा कैसे हो सकती है, तो इसका मतलब यहाँ पे आपको थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी लगानी पड़ेगी। मतलब कि अब इसके वाले आंसर में अगर हम बात करें इस तरीके से, अगर चीजें हमारी चली जाएं कि जब आंसर आपका स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा जा रहा है, तो स्पीड ऑफ लाइट से तो ज्यादा हो नहीं सकता, डाटा नहीं ज्यादा हो सकता, तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जब हम लगाते हैं तो ये जो आंसर है स्पीड ऑफ लाइट से थोड़ा सा कम करके आप दिखा दोगे कि स्पीड ऑफ लाइट से कम करके अगर दिखाएंगे तो ऑप्शन नंबर 0.99C, ये वाला कंसेप्ट जो है ना वो इंपॉर्टेंट है। पहली बात जो क्वेश्चन में समझने लायक है वो कैपिटल एम है सर, वो मिली नहीं है, वो मेगा है।
दूसरी बात जो है सर वो इंपॉर्टेंट क्या है, जब यहाँ से वेलोसिटी निकालते हैं तो वो स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा चली जाती है। सर यहाँ पे जो काम है वो क्या करना पड़ेगा कि आप जो ये मास ले रहे हैं, ये मास अब हर जगह सेम नहीं रहेगा। मास बढ़ जाता है किसके बढ़ाने से? वेलोसिटी के। सर हमारा तो नहीं बढ़ता। बेटा हमारा मास पहली बात तो बहुत ज्यादा है और हमारी स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है। ये स्पीड तो इलेक्ट्रॉन तो किसकी स्पीड? इलेक्ट्रॉन वाली स्पीड जो है वो लगभग स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन में जा रही है। तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी लगाते हैं। तो मास वेरिएबल लेकर जब हम इसको सोल्व करेंगे, आपको वो पार्ट नहीं करना है, मैं बस आपको आइडिया दे रहा हूं। अगर आंसर स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा चला जाए, ज्यादा वाला लगा ही नहीं सकते आप। स्पीड ऑफ लाइट से जो हल्का सा डाउन वाला आंसर दिखा रखा होगा उसको क्लिक करके आ जाएंगे। ये काम जो है ना वो आपने समझना है, ये चीज जो है वो आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट अगला अगर मैं काम करता हूं तो अगली जो चीज है, इस वाले क्वेश्चन को पढ़ें, देखें, कोई दिक्कत आ रही है तो उसको करें। हो जाएगा ये सवाल आपसे। क्या कहा है क्वेश्चन ने? Light of wavelength of maximum intensity emitted from a surface at a temperature T1 is used to cause photoelectric emission. Photoelectric emission हो रहा है जब एक टेम्परेचर पे कुछ वेवलेंथ निकली होगी, उससे एमिशन जो है ना वो करवा रहे हैं। आप क्या जानते हैं कि सरफेस पे अगर टेम्परेचर बढ़ाएं तो वेवलेंथ बाहर निकलती हैं, ठीक है जी। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है वो किसके बराबर है? 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है, विच इज 3 टाइम्स ऑफ द वर्क फंक्शन। इसका मतलब वर्क फंक्शन कितना रहा होगा? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहा होगा, क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी है वो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जो कि क्वेश्चन ने कही है कि वो 3 गुना है किसके? वर्क फंक्शन के। वर्क फंक्शन के वो 3 गुना है, तो वो जो काम है वो आंसर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, तभी तो ये कितना रहेगा? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहा होगा। इफ लाइट ऑफ वेवलेंथ मैक्सिमम इंटेंसिटी एट टेम्परेचर T2, टेम्परेचर T2 जो है वो डबल है किसका? इनिशियल वाले का। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी अब क्या होगी, ये आपका सवाल है। क्वेश्चन ने क्या कह दिया? क्वेश्चन ने कह दिया है कि वेवलेंथ पता नहीं कितनी चेंज हुई है, टेम्परेचर जो कर दिया वो पहले से क्या कर दिया? डबल कर दिया। अब टेम्परेचर और वेवलेंथ में रिलेशन देने वाला कौन है? 11th का कंसेप्ट है जिसका नाम है वेन डिस्प्लेसमेंट लो। थर्मल प्रॉपर्टीज में डिस्कस करा था। वेन डिस्प्लेसमेंट लो जो है वो हमें क्या कहता है? वेन डिस्प्लेसमेंट, अच्छा सवाल है बेटा। उसने कहा है कि लैम्डा मैक्सिमम टेम्परेचर की मल्टीप्लाई क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। देखो सवाल तो हमारे कल वालों से रिलेटेड ही है, बस कल क्वेश्चन क्या कह रहा था? वेवलेंथ को हाफ कर दो, डबल कर दो। आज क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टेम्परेचर को डबल कर दो। अब टेम्परेचर डबल करते हैं तो वेवलेंथ पे क्या प्रभाव पड़ता है, वो एक बड़ा सवाल है, वो आपको पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन ने क्या कहा है? अब टेम्परेचर को डबल कर दो। टेम्परेचर को डबल करते हैं तो सर टेम्परेचर और वेवलेंथ तो कैसे हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। लैम्डा एम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाया तो वेवलेंथ जो है सर वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। वेवलेंथ कम हो जाएगी, टेम्परेचर को क्या करा है? डबल। तो टेम्परेचर को डबल करा तो अब वेवलेंथ क्या हो जाएगी? हाफ हो जाएगी। मतलब कि पहले जो इक्वेशन थी वो क्या थी? एच बाई लैम्डा इज इक्वल्स टू, पहले जो वर्क फंक्शन है उसकी जगह कितना था? 2, और काइनेटिक एनर्जी जो है उसकी जगह कितना था? 6 था। इस तरीके से काम था, क्योंकि कल बताया था ना कि जो भी एनर्जी है वो किसके बराबर होती है? एनर्जी बराबर होती है वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। इस तरीके से नाम जो है सर वो हमारे पास होता है। एनर्जी जो है उसकी जगह अगर मैं लिखूं तो एनर्जी की जगह कितना है? एच सी बाई लैम्डा। वर्क फंक्शन जो है उसकी जगह कितना है? 2। काइनेटिक एनर्जी की जगह कितना है? 6। और 2 + 6 करूं तो मैं कितना हो गया? 8। एच सी बाई लैम्डा कितना है? 8। अब सेकंड वाला पार्ट क्या कहता है कि वेवलेंथ डबल हो गई। क्यों? टेम्परेचर डबल करा है तो वेवलेंथ हो जाएगी आधी। वेवलेंथ क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी। आधी हो जाएगी तो क्या लिखेंगे? एच सी बाई लैम्डा बाई 2 कर दूंगा इसको। तो वर्क फंक्शन तो वो उतना ही रहेगा, कितना था? 2। अब काइनेटिक एनर्जी जो है सर वो आपने बतानी है कि काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी। कितना प्यारा सवाल है, बहुत बढ़िया लेवल का सवाल पूछा गया है। 2 पर भेजूंगा तो क्या हो जाएगा? 2 एच सी बाई लैम्डा इज इक्वल टू किसके बराबर है? 2 प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब एच सी बाई लैम्डा कितना था? एच सी बाई लैम्डा जो है सर वो 8 के बराबर था। 2 एच सी बाई लैम्डा कितना हो जाएगा? 16। 2 माइनस कर दूंगा तो आंसर किसका आ जाएगा? काइनेटिक एनर्जी। सवाल समझ में आना चाहिए सभी बच्चों को, मतलब कि 1 नंबर का सवाल है भाई, बहुत बेहतरीन सवाल जो है पूछा गया। आने के चांसेस ज्यादा क्यों हो जाएंगे? क्योंकि डबल कंसेप्ट है। एक तो वो क्वेश्चन खुद से कहे, क्या कहे कि वेवलेंथ को आधा कर दो। एक क्वेश्चन ने क्या कहा? टेम्परेचर डबल करो। अब टेम्परेचर डबल करने से वेवलेंथ पे क्या प्रभाव पड़ता है सर? टेम्परेचर के डबल करने से वेवलेंथ पे इनवर्स प्रभाव पड़ेगा। टेम्परेचर डबल तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी? आधी। और वेवलेंथ अगर आधी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा सर? इस तरीके से काम हो जाएगा। पहले वेवलेंथ कितनी थी? लैम्डा। अब जो वेवलेंथ है सर वो कितनी है? लैम्डा बाई 2। 2 पर जाएगा तो 2 एच सी बाई लैम्डा। एच सी बाई लैम्डा कितना है सर? 8 के बराबर। 16। वर्क फंक्शन तो सेम ही रहता है। 16 - 2 करा तो आंसर क्या आ गया? काइनेटिक एनर्जी। मतलब कि इस वीडियो में
मेरे हिसाब से जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो ये वाला काम है, बहुत बेहतरीन काम है। हालांकि चीजें तो हमने सारी अच्छी पढ़ी हैं, लेकिन ये वाला क्वेश्चन तो बड़ा मजेदार है। ठीक है, कंसेप्ट ओरिएंटेड सवाल जो है वो आपसे पूछा गया है। अगले वाले सवाल में चलते हैं। क्वेश्चन जो है वो क्या कुछ कह रहा है उसके बारे में बात करते हैं, सुनिए ध्यान से। क्वेश्चन ने बोला क्या है, अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन जो है बेटा वो है ये। रेडिएशन ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर। 400 नैनोमीटर जो है वो आपको दिखा रखी है, वो जिंक के, आयरन के और निकल के वर्क फंक्शन जो है ना वो भी आपको दिखा रखे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, कौन सा करेक्ट है सर? 400 नैनोमीटर हमें वेवलेंथ दे रखी है, तो एनर्जी का फॉर्मूला पता होता है, क्या पता होता है? 1240 डिवाइडेड बाई वेवलेंथ इन नैनोमीटर, और ये आंसर किस में आता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता है। क्या होता है एनर्जी का फॉर्मूला? 1240 डिवाइडेड बाई वेवलेंथ इन नैनोमीटर, आंसर किस में है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1240 अपनी जगह सेम है, सही है। लैम्डा इन नैनोमीटर कितना है? 400, तो ये आंसर किस में आ गया? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, 10 से ये कितने पे जाएगा? ये 4 से, और ये 31 पे कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू कितनी होगी? 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कि जो आपके पास एनर्जी अवेलेबल है वो कितनी है? 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ना वो अवेलेबल है। ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूं तो काम जो वो क्या करना है? 1240 डिवाइडेड बाई वेवलेंथ इन नैनोमीटर, 3.1 आंसर जो है ना वो हमने बना दिया। ठीक है, क्वेश्चन ने क्या कह रखा है? जिंक, आयरन और निकल का जो है इस तरीके से डाटा जो है वो आपको गिवन है। तो ये जो हमारे पास एनर्जी है वो 3.1 है, इनके पास जो है वो वर्क फंक्शन इतने इतने दे रखे हैं। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ एनी मेटल इज 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सर ये तो एनर्जी सारों से ही कम है। नो फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज एमिटेड फ्रॉम सरफेस ऑफ निकल। निकल से क्या, किसी के पे से भी नहीं निकलेगा। वेवलेंथ को डबल कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी डबल हो जाएगी। वेवलेंथ के डबल करने से एनर्जी आधी होती है, तो काइनेटिक एनर्जी कैसे डबल होगी? ठीक है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल बी एमिटेड इफ ऑल द थ्री मेटल्स इफ वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज लेस देन 200 नैनोमीटर। 200 नैनोमीटर पे ही अगर निकालें एनर्जी तो वो कितनी होगी? 1240 डिवाइडेड बाई वेवलेंथ कितनी है? 200। इसको कैंसिल करूंगा तो आंसर कितना बन जाएगा? 6.2। अब तो इलेक्ट्रॉन के निकलने के चांस हैं। ठीक है, तो भी क्या है, इलेक्ट्रॉन के निकलने के क्या होते हैं? चांस होते हैं। तो काम जो वो क्या कह रखा है सर क्वेश्चन ने? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है किसी भी मेटल सरफेस से 0.3 होगी। गलत बात है सर, इनमें से तो इतनी एनर्जी पे तो कोई भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा ही नहीं, सबकी वर्क फंक्शन क्या है? ज्यादा। कोई फोटो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा निकल सरफेस से। निकल से क्या, किसी से भी नहीं निकलेगा, पर इसने निकल का नाम लिया तो ये ठीक है। ठीक है, अब जो काम है, इफ द वेवलेंथ जो है वो डबल कर दें तो काइनेटिक एनर्जी, नहीं, वेवलेंथ के डबल करने से तो एनर्जी कम हो रही है। एनर्जी कम हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी कैसे बढ़ सकती है? नहीं बढ़ेगी सर। ये इसके बारे में बात करूं तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल सकते हैं सभी से, क्योंकि सब के कोरस्पॉन्डिंग ये कितना है? 6.2। उनकी एनर्जीज जो है वो क्या है, इसके कंपैरिजन में क्या वैल्यू है? कम है। तो अगर मैं बात करता हूं तो काम जो है सर वो हमने क्या करना है कि अगर एनर्जी जो है 6.2 है तो इनसे इलेक्ट्रॉन के निकलने के चांस जो है वो हो, तो बी और डी ऑप्शन जो है वो हमारे क्या हो जाएंगे? करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से चीजें जो है वो आपने पढ़ी है कि कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉन कहीं से नहीं निकलेगा, बात ओके है। ठीक है, बी और डी ऑप्शन जो है वो हमारे करेक्ट हैं। दोबारा देख लो, अच्छा सवाल है कि काम जो है सर वो हमने करना क्या है कि अगर वेवलेंथ को 200 नैनोमीटर करूंगा तो एनर्जी कितनी आ रही है? 6.2। ये सभी एनर्जी तो इसके कंपैरिजन में क्या है? छोटी है। छोटी है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। ठीक है, हमारी एनर्जी कितनी है? 3.1। निकल के लिए कितनी है? 5.9। इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना ही नहीं है। बाकी दोनों ऑप्शन जो है वो गलत हैं। ठीक है, तो बी और डी, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी ये करेक्ट हो जाएंगे। बाकी दोनों ऑप्शन जो है सर वो हमारे इनकरेक्ट हैं। इस तरीके से काम जो है ना वो आपने कर लिया। समझ आ रही है ये बात आपको? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको पढ़ें, उस पर ध्यान जो है वो दे रहे होंगे सारे बच्चे। लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज इंसिडेंट ऑन अ मेटल शीट ऑफ वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वर्क फंक्शन जो है सर वो कितना दे रखा है? वर्क फंक्शन दे रखा है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वेवलेंथ लैम्डा जो है वो वेरी कर रही है ऐसे। अच्छा जी, वेवलेंथ जो है वो किसके बराबर है? 3000 प्लस 40t। लैम्डा इज इन एंगस्ट्रॉम और टाइम जो है वो सेकंड में। पावर इंसिडेंट जो है वो 100 वोल्ट है। दिस सिग्नल इज स्विच्ड ऑन एंड ऑफ फॉर टाइम इंटरवल ऑफ 2 मिनट्स एंड 1 मिनट रेस्पेक्टिवली।
स्विच ऑन करके रखते हैं 2 मिनट के लिए, स्विच ऑफ करके रखते हैं कितने के लिए, 1 मिनट के लिए। ईच टाइम द सिग्नल इज स्विच्ड ऑन लैम्डा स्टार्ट्स इनिशियल वैल्यू ऑफ 3000। ठीक है जी। द मेटल प्लेट इज ग्राउंडेड एंड द एफिशिएंसी ऑफ फोटो एमिशन इज 1%। क्वेश्चन जो है वो पूछना क्या चाह रहा है? अच्छा, इसके बेसिस पे फिर सवाल जो हैं वो हमसे पूछे गए हैं। इसके बेसिस पे ये जो है ये आपको क्या दे रखा है, एक डाटा जो है वो गिवन है, और इस गिवन डाटा के बेसिस पे हमसे जो है वो सवाल पूछे गए हैं, और उन सवालों के बारे में काम जो है ना वो हमने करना है। मतलब ये एक सवाल था, ठीक है, जिसमें हमें क्या कह रखा है, वर्क फंक्शन 2 है, ठीक है, वेवलेंथ जो है वो किसका फंक्शन है, वेवलेंथ टाइम का फंक्शन है, ठीक है, और पावर जो है वो कितनी दे रखी है, 100 वोट दे रखी है। सिग्नल को बार बार ऑन और ऑफ जो है वो आप कर रहे हैं, हर 2 मिनट में के लिए ऑन करते हैं, और 1 मिनट के लिए जो है वो आप उसको क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। हर बार जो शुरुआत है वो t=0 से हो रही है, और फोटो एमिशन जो है वो कितना एफिशिएंसी ली हुए है, 1% की एफिशिएंसी ली हुई है। तो इसके बेसिस पे फिर ये सवाल जो है वो हमने करने हैं। द टाइम आफ्टर विच द फोटो एमिशन विल स्टॉप, ये क्वेश्चन जो है ना वो हमने करना है कि कितने समय के बाद जो है फोटो एमिशन जो है वो क्या कर जाएगा, रुक जाएगा। ये काम जो है ना वो आपने करके देना है। तो अगर मैं इसके बारे में काम करना चाहूंगा तो चीजें जो है सर वो हमें पता क्या कुछ है वो ध्यान दें कि अभी जो है वो पिछले वाली स्लाइड को अगर मैं देखूं, ये स्लाइड जब आपने देखी तो हमें टाइम बताना है। टाइम अगर बताना है तो वेवलेंथ उस वर्क फंक्शन के कोरस्पोंडिंग, वर्क फंक्शन कितना दे रखा है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसको अगर मैं लिखना चाहूं तो इसको मैं क्या लिखूंगा, 1240 डिवाइडेड बाई वेवलेंथ इन नैनोमीटर, और ये आंसर किसके बराबर है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये तो आंसर एनर्जी का तो किस में आता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। कि अगर मैं बात करूं तो मुझे और तुम्हें क्या पता, अलग सा सवाल है बेटा, यूनिक सा क्वेश्चन है, ध्यान दे कि क्वेश्चन होगा कैसे। कि वर्क फंक्शन जो है सर वो कितना दे रखा है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है। वर्क फंक्शन की वैल्यू कितनी है सर, 1240 डिवाइडेड बाई वेवलेंथ इन नैनोमीटर। ठीक है, इसको नीचे की तरफ लाऊंगा तो ये काम क्या हो जाएगा, 1240 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आंसर किस में आ गया, वेवलेंथ इन नैनोमीटर, और वेवलेंथ इन नैनोमीटर जो है बेटा वो किसके बराबर है, 620। तो 620 नैनोमीटर जो है वो आपको क्या दे दिया, सवाल पता चल गया। लेकिन हमारी जो वेवलेंथ है सर वो तो किस में है, एंगस्ट्रॉम में। एंगस्ट्रॉम में बनाना है तो नैनोमीटर से एंगस्ट्रॉम में कैसे जाते हैं, नैनोमीटर से एंगस्ट्रॉम में जाने का तरीका है उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। उसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 10 से। फिर काम जो है वो हमने क्या कर लिया कि ये जो वेवलेंथ है ये बराबर है 3000 प्लस 40t। तो वेवलेंथ जो हमारी थ्रेशोल्ड वाली है वो कितनी आ रही है, वो 6200 आ रही है। क्योंकि ये जो वेवलेंथ है ये कौन सी वेवलेंथ है, मैक्सिमम वेवलेंथ। जैसे ही हमारी वेवलेंथ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ पहुंचेगी उसके ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बाहर निकल सकता। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की डेफिनेशन पढ़ी है ना आपने, मैक्सिमम वेवलेंथ अप टू विच इलेक्ट्रॉन कैन बी एमिटेड। इतनी वेवलेंथ तक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, इसके ऊपर चले जाओगे तो कोई इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन जो है वो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ को क्रॉस कर रहा होगा, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कितनी है हमारी 6200, इसको जैसे ही क्रॉस करेगा वो क्या कर देगा, कट कर देगा, कोई इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। तो 3000 और प्लस में कितना हो गया 40t। इस तरीके से काम कर लिया। इसको उस तरफ ले जाऊंगा तो ये कितना रह जाएगा, 3200 इज इक्वल्स टू कितना है 40t। 40t से अगर इसको कैंसिल करूंगा तो कितने पे, t इज इक्वल टू 80। जैसे ही टाइम हमारा कितना पहुंचेगा 80 सेकंड पे पहुंचेगा तो उसके बाद कोई इलेक्ट्रॉन का एमिशन टेक प्लेस नहीं होगा, जो कि आपसे सवाल में पूछा गया था। क्वेश्चन ने क्या कहा था आपको, टाइम आफ्टर विच फोटो एमिशन विल स्टॉप, टाइम जिसके बाद फोटो एमिशन स्टॉप कर जाएगा वो कितना आ जाएगा, 80 सेकंड आ जाएगा। कैसे करा है आपने, वो एक अच्छा सवाल है। मैं चाहूंगा कि आप इस सवाल को तो उतार ही लें। कि काम जो हमने करना क्या था कि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकाली, उसके बाद कोई इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा, और इस तरीके से काम जो है वो आप इस पे कर पाओगे। ये जो डाटा है वो हमने समझना था, ठीक है। इसका एक पार्ट तो हमारे पास ये बनता है कि वर्क फंक्शन है, वर्क फंक्शन से क्या निकाल दिया, मैक्सिमम वेवलेंथ अप टू विच इलेक्ट्रॉन कैन बी एमिटेड, वो वेवलेंथ यहां रखी, वहां से आंसर किसका आ गया, टाइम का। ये काम जो है सर वो हमने करा। नेक्स्ट जो है ये बात जो है वो आपको पता चली। फिर अगर मैं बात करूं, ये इसके बेसिस पे सवाल था, ठीक है, उसी का पार्ट जो है वो ये था। सेकंड जो पार्ट है वो आपसे पूछा गया है, और सेकंड वाले पार्ट में आपसे जो पूछा गया है उसके बारे में अगर मैं बात करता हूं तो काम जब हमें क्या कह रखा है, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड इन 1 आवर। 1 आवर में अगर मैं बात करता हूं तो 1 आवर में कितने फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बाहर निकलते हैं, ये एक अपने आप में अच्छा सवाल है। ठीक है,
कि काम जो है वो हमने करना क्या कुछ है। सुनिए ध्यान से कि अब अगर मैं बात करता हूं तो चीजें जो है वो क्या होंगी। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड, उसके लिए सवाल अगर मैं बताऊं आपको थोड़ा सा, तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड जो है, ये ना आंसर जो है नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड जो है, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड, इसका जो आंसर होता है ना बेटा, इसका आंसर हम निकालते हैं पावर डिवाइडेड बाई एनर्जी। क्या फॉर्मूला निकालते हैं? पावर डिवाइडेड बाई एनर्जी। ये फॉर्मूला जो है ना सर इसका होता है, ठीक है। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड के लिए जब नॉर्मली हम अपने सीबीएसई बोर्ड में फॉर्मूला पढ़ते थे तो वो फॉर्मूला क्या था कि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड किसके बराबर है? पावर डिवाइडेड बाई एनर्जी। अब यहाँ पे तो सर एफिशिएंसी भी दे रखी है और यहाँ पे स्विच ऑन और स्विच ऑफ का भी केस दिखा रखा है, ठीक है। उनके बारे में हम जानेंगे। तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड जो है वो तो पता है, पावर डिवाइडेड बाई एनर्जी। पावर तो सवाल ने दे ही रखी है, उसका तो कोई इश्यू नहीं है। एनर्जी के बारे में बात करें तो एनर्जी का फॉर्मूला जो है वो क्या होगा? एनर्जी का फॉर्मूला है एच डिवाइडेड बाई लैम्डा। लेकिन क्या हमारी वेवलेंथ जो है वो एक कांस्टेंट वेवलेंथ है? नहीं। लैम्डा जो है सर वो तो हमारे पास क्या थी? लैम्डा जो है उसके बारे में अगर मैं बात करूं अलग से, मैं इसको अगर लिखूं तो ये वेवलेंथ हमारी कांस्टेंट नहीं थी। ये तो कितनी थी? 3000 प्लस कितना था? 40t, ऐसे था। ये वेवलेंथ कांस्टेंट नहीं है तो इसका मतलब ये एनर्जी कांस्टेंट नहीं आएगी, ये टाइम का फंक्शन जाएगी। टाइम का फंक्शन है तो टाइम हमारा कहां से जा रहा था? 0 से लेके 80 तक जा रहा था। अब इसकी जो है वो आपको क्या भी दे रखी है? एफिशिएंसी है, तो एफिशिएंसी से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई किससे और करना पड़ेगा कि ये काम लगातार नहीं है। 2 मिनट के लिए ऑन कर रहे हो, 1 मिनट के लिए क्या कर रहे हो? बंद। तो ये प्रोसेस 3 मिनट की फ्रीक्वेंसी पे है। 2 मिनट के लिए क्या कर रहे हो? ऑन। 1 मिनट के लिए क्या कर रहे हो? बंद। मतलब कि ऑन ऑफ से लेके जो पूरी साइकिल है वो कितने की है? 3 मिनट की। 1 घंटे में अपने आप को कितनी बार रिपीट कर लेगी? नंबर ऑफ साइकिल्स। टोटल मिनट कितने हैं? 60, और अपने आप को रिपीट करती है कितनी देर में? 3 मिनट में। ये जो आंसर है सर, ये आंसर किसका आएगा? नंबर ऑफ फोटोन्स का। कि सर नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड जो है उनके बारे में अगर मैं बात करूं, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, नंबर ऑफ फोटोन्स के लिए था। नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड का फॉर्मूला जो है वो हमने पढ़ा था, और वो फॉर्मूला जो है सर वो हमारे पास क्या होता है? पावर डिवाइडेड बाई एनर्जी। पावर के बारे में बात करूं तो वो क्वेश्चन ने डायरेक्ट दे रखी है। एनर्जी का फॉर्मूला एच सी बाई लैम्डा होता है, लेकिन क्या यहाँ पे लैम्डा कांस्टेंट है? नहीं है। तो उसका इंटीग्रेशन वाला फॉर्मेट लेना पड़ेगा, क्योंकि वो टाइम की लिमिट में था। तो 0 से लेके 80 क्या होगी? पावर बाई एनर्जी। अब ये काम क्या 100% एफिशिएंट है? नहीं है। तो उसको किससे और मल्टीप्लाई करना पड़ा? एफिशिएंसी से। क्या ये काम लगातार हो रहा था 1 घंटे के लिए? नहीं। 2 मिनट के लिए ऑन, 1 के लिए क्या था? ऑफ। तो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी अगर देखूं तो फ्रीक्वेंसी जो है सर वो यहाँ पे कितनी थी? 20 के बराबर थी। इस तरीके से डाटा जो है वो बाई चांस सोल्व करने के लिए आ जाए तो आप ऐसे कर सकते हैं। हालांकि ये टफेस्ट सीरीज में जो है वो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। इस तरीके से काम जो है वो आपने कर लिया। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं, एक ये सवाल जो है वो दे रखा है, इसको तो आप अपने लेवल पे ही टैकल कर पाओगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। पढ़ें इस क्वेश्चन को, पढ़ें क्वेश्चन क्या क्या रखा है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो दिखा रखा है 3 प्लेट पी, क्यू और आर के लिए, जिनके वर्क फंक्शन जो है वो अलग अलग हैं। पी का वाई, पी वाई और आर, पी क्यू और आर है, ये क्यू है यहाँ पे, ठीक है। पी क्यू और आर जो है उनके लिए डाटा दिखा रखा है। ये जो ये किसके लिए है? क्यू के लिए, ठीक है। लाइट बीम कंटेन्स 550, 450 और 350 इक्वल इंटेंसिटीज जो हैं दिखा रखी हैं ईच ऑफ द प्लेट। द करेक्ट आईवी ग्राफ, आईवी ग्राफ जो वो कैसे जा रहा होगा, ये सवाल जो है वो आपसे कहा गया है। आपको क्वेश्चन ने क्या कहा है? इंटेंसिटी इक्वल है, इंटेंसिटी इक्वल है, तो काम जो है सर वो कैसे बन रहा होगा, ये काम जो है ना वो आपने करके देना है कि कौन से वाला ग्राफ जो है वो जाएगा। वेवलेंथ जो है वो तीनों केसेस में अलग है। वर्क फंक्शन जो है पी क्यू आर के सब के अलग दिखा रखे हैं, और इस तरीके से काम जो है ना वो करना है। तो कैसे कर रहे होंगे इस बारे में? वर्क फंक्शन दिखा रखे हैं, लाइट जो है वो डाल रखी हैं, और आपको करेक्ट रिप्रेजेंटेशन जो है वो करके देनी है कि सवाल जो है वो किस तरीके से करेक्ट रिलेशनशिप में जो है वो जा रहा होगा। तो अगर मैं पी प्लेट के लिए बात करता हूं, फॉर्मूला क्या है? 1240 डिवाइडेड बाई वेवलेंथ इन नैनोमीटर। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ अगर निकालूं इसकी पी के लिए, तो इसके लिए कितना दे रखा है? 2, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 620। इस तरीके से काम है। इसके वाले के लिए बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? लैम्डा नॉट फॉर क्यू। ये आंसर कंपैरेटिवली कम आ जाएगा। 1240 डिवाइडेड बाई कितना? 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आंसर किस में आ जाएगा? नैनोमीटर में।
ऐसे ही अगर मैं बात करूंगा किसके लिए, आर के लिए, तो 1240 डिवाइडेड बाई वेवलेंथ इन नैनोमीटर कितनी है, 3। तो ये आंसर जो है वो कितना बन जाएगा, 41 कितना हो जाएगा, 3। इस तरीके से 3 4 जा 3 1 जा और 3 3 जा पॉइंट समथिंग, इतना आंसर जो है वो ये किस में आ जाएगा, नैनोमीटर में आ जाएगा। इसको अगर चेक करूं तो ये जो वैल्यू है कितना हो जाएगा, 1240 डिवाइडेड बाई 00 ऊपर जाएगी तो कितना हो जाएगा, 25 नीचे बन जाएगा। 25 से सोल्व करूंगा तो लगभग सा 490 समथिंग जो है वो कुछ बन जाएगा, क्योंकि 500 बनना चाहिए था ना, अगर ये 5 बन जाता 498 लिख लेता हूँ मान लो मैं। इस तरीके से काम जो है ना, ये क्या निकाल लिया आपने, वेवलेंथ। अब अगर वेवलेंथ निकाल ली है पी क्यू और आर की, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ जो मैक्सिमम वाली हैं वो आपने जो है वो अगर निकालनी है, तो चीजें जो हमारे पास कुछ कैसे बन रही होंगी कि इससे बाहर निकलने के लिए जो मैक्सिमम है वो कितना है, 620। 620 आप कितने की डाल रहे हो, 550, उससे छोटी डाल रहे हो तो ये इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ होती क्या है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ होती है मैक्सिमम वेवलेंथ जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, ठीक है। आप तो उससे छोटी डाल रहे हो तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। इसमें 498 के आसपास है मैक्सिमम लिमिट, ये 450 डाल रहे हो तो यहां से भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, इससे भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। पी क्यू आर से इलेक्ट्रॉन निकल, ये 413 के आसपास है, मैक्सिमम लिमिट कितनी थी 413, आप उससे कम की डाल रहे हो तो बिल्कुल ठीक बात है, यहां से भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। तो आपने सबसे पहले जो इनके वर्क फंक्शन थे वहां से आपने इनकी क्या निकाल ली, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकाल ली। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकाल ली, वहां से आपने देखा कि भाई सभी में से इलेक्ट्रॉन जो हैं वो जो हैं वो बाहर निकल जाएंगे। इस तरीके से काम जो है ना वो आपने देख लिया, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूं एक एक के लिए, अगर चेक करता हूं, सुनो ध्यान से कि सर इसकी कितनी है 620, तो ये तीनों जो हैं तीनों वेवलेंथ लैम्डा 1b, लैम्डा 2 और लैम्डा 3 तीनों इससे छोटी हैं, ये तीनों वेवलेंथ इससे इलेक्ट्रॉन को क्या कर देंगी, बाहर निकाल देंगे। फिर अगर मैं बात करता हूं इसकी 498 है, तो ये 590 वाली तो निकाल नहीं पाएगी, इसके लिए बस कौन कामयाब हो सकती है, लैम्डा 2 और लैम्डा 3 कामयाब है। और इसकी 413 है, तो ये दोनों पहले वाली दोनों इसमें कामयाब नहीं होंगी, इससे जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो सिर्फ किसके लिए निकलेगा, लैम्डा 3 के लिए, क्योंकि ये जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ हैं, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ जो है सर वो हमारे पास इस तरीके से बन रही है। अब अगर मैं बात करूं, ये बातें जो मुझे पता चल गई। अब क्योंकि इसमें तीनों लाइट इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रही हैं, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या रहेगी, सबसे ज्यादा बाहर निकलेगी। इसमें जो है वो क्या हो रही होंगी, 2 ही लाइट निकाल रही हैं, तो फिर उसके बाद कम किस में होंगी, इसमें, और सबसे कम कहाँ होंगी, इसमें। तो करंट जो है वो क्या होगा, पी का सबसे ज्यादा, क्यू का उससे कम, और आर का क्या हो जाएगा, सबसे कम। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए करेक्ट जो है ना वो हमारे पास बन जाएगा, क्योंकि इसकी जो लिमिट है वो कितनी है 620। 620 से नीचे की जितनी भी हो सब इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देंगी, तीनों निकाल रही हैं, तीनों अगर लाइट इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रही हैं तो संख्या क्या हो जाएगी, ज्यादा। इसकी लिमिट कितनी है 498, 498 से 550 डालेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकालेगी, 2 निकाल पाएंगे, तो संख्या कंपैरेटिवली क्या होगी, कम। और यहाँ पे जो संख्या है वो तो बस किसकी है, एक की। तो करंट तो तीनों के बराबर हो नहीं सकते, करंट तीनों के बराबर नहीं हो सकते, और सबसे ज्यादा जो है वो आर का थोड़ी है, सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे वो किसके निकलेंगे, पी के। तो ये वाला ग्राफ जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो आज इन सवालों में आपने देखा कि कंपैरेटिवली चीजें और थोड़ी सी हमने टफ करके देखी। ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। कल से हम एटम एंड न्यूक्लियाई वाला पोर्शन, जिसमें एटम की शुरुआत जो है वो हम कर रहे होंगे, यहां से आपके 3 क्वेश्चन जो है वो बन रहे होंगे। हालांकि अगर मैं बात करूं तो ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन से भी 3 क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, और 3 क्वेश्चन ही लगभग हमारे कहां से बनते हैं, एटम एंड न्यूक्लियाई वाले पोर्शन से। तो ड्यूअल नेचर कंप्लीट है। इस दोनों वीडियोस में आपके 3 क्वेश्चन मतलब 12 मार्क्स जो हैं वो आपके कंप्लीट होते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।